नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ IQ बाय जतिन पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रियल एनालिसिस की सेट थ्योरी कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। जो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे सामने आती है वो सेट की। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कि मतलब कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है, उसको इकट्ठा कर लें और वो वेल डिफाइन है, तब हम उसे सेट बोल लेंगे। यहाँ पे वेल डिफाइन का मतलब क्या? वेल डिफाइन का मतलब है आपको किसी भी एलिमेंट के सेट में होने, इंक्लूजन या ना होने के बारे में किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसके अंदर वन आपको पता है, इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं है कि इसके अंदर वन आएगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इंटीजर आएंगे सारे जिसके अंदर होंगे। अब इसके अंदर वही बात करें, क्या -1 इसके अंदर है? नहीं, इसके अंदर नहीं है। कि हमें क्लियरेंस है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं और कौन कौन से नहीं। इसी क्लियरेंस को हम वेल डिफाइन बोलते हैं। इसी डेफिनेशन के आधार पे, वेल डिफाइन की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। एम्प्टी सेट किस तरह? एम्प्टी सेट कौन सा सेट होगा एक तरह से जिसको इस तरह डिनोट करा जाता है? एम्प्टी सेट हमारे पास वो सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है, आपने एक एलिमेंट है कोई भी वन, क्या इसके अंदर है? पर सेट तो एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमें पता है ये इसके अंदर नहीं है। अब इसी तरह को आप कोई दूसरा एलिमेंट उठा लो या अपना नाम ही उठा लो, कि मेरा नाम उठा लो जतिन, क्या उसके अंदर है? नहीं है। हमें क्लियरेंस है कि इसके अंदर जतिन नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी है, इसके अंदर सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। कि इसकी वेल डिफाइन होने के कारण ये एक सेट बन गया, जिसकी नोटेशन आपके पास इस तरह यूज करी जाती है। ठीक है, तो कई बच्चों को डाउट रहता है कि एम्प्टी सेट भी एग्जिस्ट सर, नहीं करता, पर करता है। एम्प्टी सेट वेल डिफाइन है। ठीक है, अब बात करें आपकी सेट के टाइप्स की। आपके सेट दो तरह के होते हैं। आपके सेट दो तरह के होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी, दूसरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट। ठीक है, ऑर्डिनरी सेट कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी सेट वो होते हैं जो सेट, मतलब आपने एक सेट बनाया, वो सेट खुद का एलिमेंट नहीं हो सकता। लाइक आपने नेचुरल नंबर लिया एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, नेचुरल नंबर लिया, क्या नेचुरल नंबर खुद इसका एलिमेंट है? नहीं, इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर आपके 1 2 3 इस तरह के ऑब्जेक्ट पड़े हैं। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट एक सेट के तौर पे आपके इसके अंदर बिलोंग नहीं कर सकते ये। तो आपको ये चीज पता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट हो गया। अब बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर हम वो वाले सेट रखते हैं जो सेट के अंदर भी है, तो उस सेट का एलिमेंट भी हो सकते हैं। लाइक मैं एग्जांपल हूं इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट की, कि मैं यहाँ पे एक एक्स रखूं, एक्स इज नाइदर पेन नॉर कप। अब आपको पता है, यहाँ पे मैंने जो सेट बनाया इसको ए नाम ले देते हैं। ये सेट, इसके अंदर ना तो पेन है ना और कप है। ठीक है, इसका मतलब आपने वो वाले सारे एलिमेंट रखने हैं, वो वाले सारे ऑब्जेक्ट रखने हैं ए सेट के अंदर, जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ना तो पेन हो ना कप हो। अब एक चीज चेक करो, अब जब आपके पास ये सेट बनेगा, ठीक है, ये सेट बनेगा, ये सेट के अंदर ना ही इसके अंदर कोई पेन है ना ही कप है, ये कंप्लीट सेट भी तो इसका एक एलिमेंट बन सकता है क्या? क्योंकि ये सेट की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है क्या? सेट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा तो वो चीज सेट के अंदर जाएगी। ठीक है ना, सेट का कोई रूल, अगर आप सेट के रूल को डिफाइन करते गए हैं, अगर वो वेल डिफाइन है सेट के लिए, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट है गया, तो उसके अंदर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक खुद का एलिमेंट भी हो गया, तो हम इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट कहेंगे। आप जो भी सेट थ्योरी पढ़ते हो, जो सेट थ्योरी हम पढ़ते आ रहे हैं, जो आगे वो इसके बारे में पढ़ेंगे, वो सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट पे डिफाइन है फ्रेंड्स। मतलब सॉरी, ऑर्डिनरी सेट पे डिफाइन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट्स के ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं करी जाती, कि जो हमारे सारे रूल्स हैं, ऑक्सियम्स हैं,
जो सारा वर्क हम इस ऑर्डिनरी सेट के ऊपर करते गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसेट की। जो हमारे पास अगली एग्जांपल आती है सब सेट की, सॉरी डेफिनेशन। अब बात करें आप सबसेट किस तरह कहेंगे। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to A such that x belongs to B, then we say A is subset of B। ये नोटेशन है फ्रेंड्स, नोटेशन है सबसेट शो करने की। कि मतलब कि इसके अंदर आप थोड़ा समझो कि आपको ए के अंदर ऐसा कोई एक एलिमेंट नहीं मिल रहा जो ए के अंदर हो और बी के अंदर ना हो। इसे कहने का मतलब है, निगेशन के तौर पे पढ़ो उसको तो आपको समझ आएगी। दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, कि आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा कि वो एक्स के अंदर हो, ए के अंदर हो, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ए के अंदर हो और बी के अंदर ना हो। तो इसका मतलब हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी, कि मतलब कि आपके पास ए के अंदर जो भी सारे एलिमेंट हैं वो सारे बी के अंदर भी हैं। ठीक है, तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। अब बात करें, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती है, हमारे पास की प्रॉपर्टीज आएंगी, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते गए। पहली प्रॉपर्टी आती है एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये प्रॉपर्टी एज इट इज पेपर के अंदर पूछ ली जाती है, तो प्रॉपर्टीज को याद रखना कि एम्प्टी सेट है वो आपके सारे सेट का सबसेट होगा। ठीक है, कि मतलब कि आपका एम्प्टी सेट है, दिस इज सबसेट ऑफ ए वेयर ए इज एनी सेट। ठीक है, जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि देयर इज नो सेट विदाउट सबसेट, कि मतलब कि आपको ऐसा दुनिया में कोई भी सबसेट नहीं कोई भी सेट नहीं मिलेगा जिसके पास सबसेट ना हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एम्प्टी सेट है वो सबका सेट है। ठीक है, सबसेट है, तो इसका मतलब आपके पास कोई भी सेट हुआ उसका एम्प्टी सेट सबसेट है, तो इसका मतलब आपके पास ऐसा सेट नहीं मिलेगा जिसका सबसेट ना हो। हमारी इसका जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, कि मतलब कि हर सेट खुद का सबसेट होगा ही होगा। ए इज सबसेट ऑफ अवर सेल्फ, मतलब वो खुद का भी सबसेट है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि आपके पेपर में एज इट इज एज ए मतलब कि ऑप्शन के अंदर आ सकती है, CSIR नेट के अंदर आपके लिए आ सकती है, तो इस चीज़ों को याद रखना। अब बात करते गए हैं सेट के क्वांटिटी के बारे में। सेट के अगर हम क्वांटिटी के टाइप से उसको डिफ्रेंशिएट करें, मतलब इसको अलग अलग करें, तो हमारे पास सेट दो तरह के बनते हैं, एक फाइनाइट सेट, ठीक है, दूसरा इनफाइनाइट सेट। ये दो तरह के बन जाएंगे। इनफाइनाइट सेट भी हमारे पास दो तरह का बन जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, कि मतलब कि यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिस सेट की काउंटेबल का मतलब जिस सेट की आप कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी के बराबर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर को ही क्यों काउंटेबल अपन ने बोला, यहाँ पे कई बच्चों का सवाल आता है कि सर आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल तो बताया, पर हमने नेचुरल नंबर को ही काउंटेबली इनफाइनाइटली क्यों देखते गए, उसके अलावा अदर दूसरे सेट्स को क्यों नहीं मतलब उसकी कार्डिनैलिटी से उसको डिनोट करते। इसका कारण ये है, जब आप नेचुरल नंबर से आप उसकी देखते हो कार्डिनैलिटी, आप उस सेट का आपको अगले एक सीरीज अरेंज कर सकते हो। जैसे आपको नेचुरल नंबर के बताया 1 2 3 4, आपके पास
अरेंज्ड है सारे एलिमेंट, आपने अरेंज करा हुआ सारे एलिमेंट को, ठीक है, एक पैटर्न के अंदर या जिस तरह मर्जी आपने इसको नोटेशन दिया, ये आपका पहला नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, इस तरह आपने नोटेशन दे सकते हो। पर इसके अलावा अगर आप रियल लाइन में देखोगे, ठीक है, आप नेचुरल नंबर सेट के आप रियल लाइन पे आ जाओ, रियल लाइन के अंदर देखो, अगर आपको पहला नंबर आपका 1 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमें नहीं पता। नेक्स्ट नंबर आपका 1.000, आप जितनी मर्जी जीरो लिख के आप 1 लिख दो, आपको वो नेक्स्ट नंबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें अपना नेक्स्ट नंबर उसको पता नहीं, आप उसको अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है, एक सीरीज के अंदर कह लो, एक सीक्वेंस के अंदर कह लो, आप उसको अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, एलिमेंट के आपको मतलब कि डिफाइन नहीं है गए, आप प्रॉपर उनको जानते नहीं हो, जिस कारण उनको अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखा गया है। और नेचुरल नंबर को काउंटेबल, क्योंकि वहाँ पे अरेंज कर सकते हो, एक मतलब कि रीअरेंज करके बढ़िया ढंग से लिख सकते हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को इसलिए काउंटेबिलिटी के अंदर लिया गया है। अब बात करते गए हैं हमारे पास जो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी हो गया, हम उसे अलिफ नोट बोलेंगे, अलिफ नोट। और उसके बाद जो एकदम नेक्स्ट काउंटेबिलिटी आएगी, कार्डिनलिटी की रियल की, उसे बोलेंगे हम कॉन्टिनम, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कॉन्टिनम। और ये चीज़ हमारे पास है कि अलिफ नोट स्ट्रिक्टली लेस देन है कॉन्टिनम से। क्यों? क्योंकि ये हमें बताती है कैंटर थ्योरम। कैंटर थ्योरम क्या कहती है? देयर इज नो फंक्शन between a टू पावर सेट a। मतलब कि आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर की क्वांटिटी ये अलिफ नोट होगी, इसका पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास, उसकी कार्डिनलिटी क्या बनेगी? 2 की पावर अलिफ नोट। इन दो के बीच में आपके पास कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा। ऑन टू फंक्शन मिलने का मतलब क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी। आप इसको फाइनाइट नंबर के तौर पर सोचो, अगर आपको इन दो सेट के बीच में ऑन टू फंक्शन नहीं मिल रहा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसके पॉसिबिलिटी यही हो सकती है इसके पास ज़्यादा एलिमेंट है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि कम एलिमेंट हुए इधर तो आपको ऑन टू फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस एक ही पॉसिबिलिटी इसके पास ज़्यादा एलिमेंट हो जाए, अगर इसके पास ज़्यादा एलिमेंट हो जाएंगे तब आप ऑन टू फंक्शन नहीं निकाल सकते, ये ठीक है, इसकी पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास ये चीज़ आता है, अलिफ नोट आपका छोटा है कॉन्टिनम से। वैसे कैंटर थ्योरम एक स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं आया है, ठीक है। इसके प्रूफ के बारे में काफ़ी रिसर्च चल रही है, अगर आप कर सको तो बहुत बेटर वाली बात है, बहुत अच्छा रिसर्च का ऑप्शन क्वेश्चन है, इससे आप करोगे तो फील्ड मेडल जीतने के आपके चांसेस रहेंगे। चलो अब आगे करते हैं हमारा टॉपिक। अब बात करते हैं सम थोड़े से हमारे पास जो प्रूफ के इसका बेनिफिट क्या रहेगा उसके थोड़े रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसका जो रिजल्ट है, एक आपको पता है दैट डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन a to b 1 1, दैट इम्प्लाइज कि आपके पास देयर एग्जिस्ट फंक्शन, मतलब आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे, ठीक है, कि आपके पास ए से बी के बीच में आपको एक 1 1 मैपिंग मिल रही है, ठीक है, 1 1 मैपिंग मिल रही है, तो इसका मतलब आपके पास जो ए की कार्डिनलिटी है वो बी से लेस हो जाएगी, मतलब कि जो ए का पोटेंशियल है वो बी के पोटेंशियल से कम होगा। कारण देखिए, आपके पास इसके बाद 1 1 मैपिंग मिल रही है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ए के अंदर कितने सेट होंगे, एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, आपको 1 1 मैपिंग मिल रही है, मतलब ये हर एक ये एलिमेंट सिंगल इमेज टेक कर रहा है क्या? 1 1 का मतलब यही है कि कोई एक एलिमेंट दो इमेज नहीं कर सकता। 1 1 का मतलब यही है कि अगर आपके पास कोई दो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट है तो इनकी इमेज भी डिफरेंट होगी, ये आपकी 1 1 की है की बात। तो इसका मतलब ये सारे आपके एलिमेंट की एक इमेज जा रही है, प्लस इसके पास अब यहाँ पे जो सेट है इसके पास ज़्यादा एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल है या इसकी कार्डिनलिटी है वो कम रहेगी
बी के रिगार्डिंग। इसी तरह जो हमारे पास की दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो ये है, सिमिलरली हम देखें अगर हमारे पास फंक्शन ए टू बी हो और फंक्शन ऑन टू हो जाए तो हमारे पास ए की कार्डिनैलिटी ज़्यादा होगी। कारण वही चीज़, अब यहाँ पे ऑन टू है, इसका मतलब आपके यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए आपको प्री इमेज मिलेगी, हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब ये बात करो फंक्शन मैनी वन भी हो सकता है क्या कि यहाँ पर तो एक मिल रही है, क्या पता यहाँ कि दो एलिमेंट की एक पे इमेज जा रही हो। ठीक है, इसका मतलब या तो यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा हो सकते हैं ए के अंदर, ठीक है, या बराबर हो सकते हैं अगर मैपिंग 1-1 हुई तो। ठीक है, तो इसका मतलब ए की कार्डिनैलिटी ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी। अब हमारे पास आता है इसका तीसरा रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एफ ए टू बी सच दैट एफ इज ऑन टू, ठीक है, देन ये स्ट्रिक्टली साइन आ गया कि मतलब कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, अगर आपको पता हो कि सॉरी आपके पास कोई भी दो सेट है ए और बी, और आपको कोई भी एक ऐसा फंक्शन ना मिले जो ऑन टू दिखा सके इन दो सेट के बीच में, तो इसका मतलब जो आपका जो सेकंड सेट होगा ना उसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा होगी। क्यों, थोड़ा इसको इस तरह सोचिए, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ठीक है। अब इसके अंदर आप चेक करें कि आपके पास ऑन टू फंक्शन नहीं मिल रहा, इसके अंदर कोई एलिमेंट पड़े, आपको ऑन टू नहीं मिल रहा, मतलब कि आपको यहाँ के हर एक एलिमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हो सकता है, अब आप उसको थोड़ा फंक्शन के रिगार्डिंग सोचिए। फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर वेल डिफाइंड तभी होता है कि अगर आपके यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी इमेज सिंगल दे, ठीक है, और हर एक एलिमेंट की इमेज दे, तभी हम उसे फंक्शन बोलते हैं। सिंपल सब सरल शब्दों में आपको बताया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से तो हर एक एलिमेंट की इमेज आ रही है, पर आपको यहाँ से हर एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिल रही, तो इसका मतलब इसकी कार्डिनैलिटी ज़्यादा है। स्ट्रिक्टली ज़्यादा क्यों, क्योंकि आपको जितने भी फंक्शन आने सारे फंक्शन ट्राई कर लिए सेट ए टू बी के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी कार्डिनैलिटी स्ट्रिक्टली ज़्यादा है। ये आपके पास रिजल्ट है फ्रेंड, इनको याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपके पेपर में आपको या तो एज इट इज़ या आपके रिजल्ट ये यूज़ होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे चौथे रिजल्ट की। कार्डिन आपके पास जो पावर सेट की कार्डिनैलिटी होगी ना वो कभी जीरो नहीं होगी, नेवर जीरो, ठीक है। कि कारण क्या है, आपके पास कोई भी सेट, पावर सेट क्या होता है क्या, ठीक है, पावर सेट आपका ये होता है क्या कि कोई भी सेट है आप उसको पावर सेट लेते हो तो आप उसकी सारे उसके सबसेट लिखते गए। अगर हमने पहले ही एक रिजल्ट करा था कि प्रॉपर्टीज करी थी, प्रॉपर्टी 1 मतलब 2 थी आपकी, कि आपके पास दुनिया में ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसका सबसेट ना हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ पावर सेट के अंदर आप आपके कम से कम एक एलिमेंट तो आएगी, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी सेट उठाओगे उसका एम्प्टी सेट तो उसका सबसेट होगा ही ना, कोई भी सेट का एम्प्टी सेट तो सबका ही सबसेट है, ठीक है, तो उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, इसलिए आपकी जो पावर सेट की जो मिनिमम कार्डिनैलिटी होगी ना वो 1 है। आपके पास पावर सेट की मिनिमम कार्डिनैलिटी 1 रहेगी, ठीक है, या तो 1 या तो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में भी मोर प्रिसाइजली अनकाउंटेबल रहेगी। काउंटेबल क्यों नहीं, इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि आप ये इस तरह सोचो, अगर आपके पास फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का पावर सेट निकाल लोगे, ठीक है, फाइनाइट सेट का हमने पावर सेट लिया तो हमारे पास फाइनाइट ही आएगा, क्योंकि 2 की पावर आप पावर सेट देते हो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, आप कह सकते हो 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह किया कि अगर आपके पास कोई भी सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी n है तो उसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 2 की पावर n। अब बात करते हैं कि पावर सेट काउंटेबली इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकता। इसका कारण ये है फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी सेट है, ठीक है, अगर उसका फाइनाइट एलिमेंट है तो 2 की पावर फाइनाइट एलिमेंट वो फाइनाइट एलिमेंट बनेगा, ठीक है, वो इनफाइनाइट कभी नहीं बन पाएगा।
अब बात करते हैं, अब आपके पास वो इन्फानाइट आ गया। इन्फानाइट हमारे पास दो पॉसिबिलिटी रहती है, या वो इन्फानाइटली काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। अगर वो काउंटेबल हुआ मतलब कि अलिफ नोट हुआ, तो 2 की पावर अलिफ नोट क्या होगा आपके पास, कॉन्टिनम। 2 की पावर अलिफ नोट आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो कॉन्टिनम। या 2 की पावर कॉन्टिनम आ जाए तो ये कॉन्टिनम से भी बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड्स। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपके पास जो अलिफ नोट, ये कॉन्टिनम, ये ट्रांसफाइनाइट आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। और आपके पास जो इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना, आप कहते हैं इन्फिनिटी एक तरह की होती है, हमारे पास इन्फिनिटी इनफाइनाइट तरह की होती है। अलिफ नोट भी एक इन्फिनिटी है, कॉन्टिनम भी एक इन्फिनिटी है। इससे बड़ी जो इन्फिनिटी आएगी वो पावर सेट ऑफ रियल आएगी, सॉरी, अलिफ नोट कॉन्टिनम, ये होगी पावर सेट ऑफ रियल, ये आएगी। इसके बाद पावर सेट ऑफ रियल नंबर आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो कॉन्टिन आपके पास जो इन्फिनिटीज भी है वो इनफाइनाइट तरह की होती है फ्रेंड्स। ये आपके पास कैंटर थ्योरम से आपको ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जर्नलाइज कर सके इन्फिनिटीज और काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी को समझ सके, सेट के पोटेंशियल को समझ सकें कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं या नहीं, ठीक है। अब इसी तरह बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सेट काउंटेबल होंगे। अब बात करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ सेट लगाता हूं जो हमारे पास जो काउंटेबल होंगे। फर्स्ट जो सबसे पहले है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर के सबसे होगा, काउंटेबल होगा, ठीक है। या तो आप इसको हेडिंग ले लीजिए यहाँ पे, काउंटेबल सेट्स। मैं आपको काउंटेबल सेट्स लिखाऊंगा, कौन कौन से आपके काउंटेबल सेट होंगे, इसका एक चार्ट बना रहा हूँ, आप चार्ट बना के रख लीजिए। सेकंड कौन सा होगा आपके पास, नेचुरल नंबर भी हो गया एक आपके पास, ये नेचुरल नंबर, ये भी आपके पास काउंटेबल होगा। थर्ड कि अगर आप नेचुरल नंबर को फाइनाइट टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब भी एन यहाँ पे आपका कोई भी फाइनाइट नंबर है, ठीक है, तो वो भी काउंटेबल सेट बनेगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर, यहाँ पे क्यों अपना सेट ऑफ रैशनल नंबर है, वो भी आपका काउंटेबल सेट बनेगा। ये भी आपका काउंटेबल सेट में गिना जाएगा। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, आपके पास जितनी भी पोलिनोमियल है जिनके कोफिशिएंट अगर रैशनल नंबर के हैं, ठीक है, तो आप उनके जीरोस मतलब उनके रूट निकाल लीजिए, जो अलजेब्रिक नंबर बन जाते हैं, एक तरह से आपका सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर, ये भी आपका काउंटेबल होगा, ठीक है, ये भी आपका काउंटेबल होगा। अब सातवां, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर है आप उसके सारे सेट उठा लें, कौन से, जो सिर्फ फाइनाइट सेट हो, ठीक है, जिनकी कार्डिनैलिटी फाइनाइट हो, तो अगर आप उसका एक सेट बनाएंगे ना वो भी आपका एक फाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हमारे आठवें, हाँ, एनी सेट containing non trivial disjoint interval is countable set,
कि मतलब कि आप नंबर ऑफ सेट वो इंटरवल उठाइए, कौन से इंटरवल जो डिसजॉइंट हो और नॉन ट्रिवियल हो। आपके पास जो इंटरवल होते हैं उनको ट्रिवियल वन सिंगलटन जो होते हैं ना, ये ट्रिवियल में गिने जाते हैं, इनको नहीं मैं बीच में ऐड कर रहा, ठीक है। ये सिंगलटन जो आपके जो सेट आते हैं वो ट्रिवियल में गिने जाते हैं, इनको इसके बीच में काउंट नहीं करना, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जब आप इनका नॉन क्या नाम ट्रिवियल डिसजॉइंट इंटरवल का सेट बनाओगे ना, वो भी काउंटेबल बनेगा। कैसे? अब सारे डिसजॉइंट इंटरवल है, उसके अंदर से आप इस तरह कीजिए, सिलेक्ट कीजिए एक एक रैशनल नंबर, और सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है? काउंटेबल। तो उसके जितने भी सबसेट होंगे वो क्या होगा? काउंटेबल ही हो सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सेट है वो काउंटेबल बना। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सबको मेरे वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।